नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ भोपाल से शिबू चेरियन मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर भोपाल के वरिष्ठ शिक्षक हैं, और साथ ही मौजूद हैं धनराज, जो कि 12th PCM के छात्र हैं, और साथ ही रुचि यादव मौजूद हैं, जो कि 11th PCM की छात्र हैं। लक्ष्य में आप तीनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। ठीक है, शिबू चेरियन जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि आप अपने स्कूल के बारे में बताएं और आपके स्कूल में मैथ्स की स्ट्रीम में कितने छात्र हैं ये भी बताइए। मैं आनंद नगर हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से हूँ। ये स्कूल रायसेन रोड पे बना हुआ है। 1964 का स्थापना वर्ष है इस स्कूल का। इस स्कूल में हमारे इस भोपाल के सभी 10 स्कूल को यदि देखा जाए जिसमें छात्र संख्या ज़्यादा है तो उसमें से एक है। लगभग 2300 विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हमारे स्कूल में प्राचार्य श्री रंजन कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में 75 टीचर्स हमारे बच्चों को जो है पढ़ाई करवाते हैं। फर्स्ट से लेकर 12th तक की हमारी कक्षाएं हैं। हमारे यहाँ 11th और 12th में अभी मैथ्स के विद्यार्थियों की संख्या 149 है। शिबू जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं कि हम देखते हैं ये ज़माना कंपटीशन का ज़माना है, और हम देखते हैं स्कूलों में तमाम तरीके की सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं, छात्रों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आपके स्कूल में क्या खासियत है? आप किस अतिरिक्त सुविधा को उपलब्ध कराते हैं बच्चों को? बिल्कुल, हमारे स्कूल में शुरू से ही बच्चा जब 6वीं में आता है तब से उसका कैरियर के निर्माण के लिए हम एक व्यवस्था करते हैं। उसे हमारे यहाँ पे अटल टिंकरिंग की योजना है जो 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट से बना हुआ है। वहाँ पे हमारे बच्चे प्रयोग करते हैं, रोबोटिक्स की जानकारी देखते हैं, 3D प्रिंटर से वो लोग स्वयं प्रिंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हमारे यहाँ उनके कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था है। 10th में बच्चों को मोबाइल के द्वारा कैरियर काउंसलिंग कराई जाती है। समय समय पर हमारे बीच में कैरियर काउंसलर्स आते हैं जो कि बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, धनराज, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक कॉमन सवाल होता है किसी भी छात्र से कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं आप? सर, पहले तो हमारे शिक्षक द्वारा जो हमें पढ़ाया जाता है, हम पहले उस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम अपने हिसाब से और टीचर्स के गाइडेंस के हिसाब से उसके नोट्स बनाते हैं, जाकि हम एग्ज़ाम जब नज़दीक आते हैं तो उस नोट्स को अच्छे से पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से लिखकर उसमें अच्छी % ला सकें। धनराज, एग्ज़ाम की तैयारियों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। जब टाइम टेबल जारी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कक्षा के एग्ज़ाम के लिए, तो उस तरीके से किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं? क्या आप पर्टिकुलर एक विषय को लेकर फोकस करते हैं या एक ही दिन में हर विषय की तैयारी करते हैं, आप हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं? धनराज? सर, हम हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग रूप से देखते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं कि हम किसी भी सब्जेक्ट में ना ज़्यादा प्रेशर लेकर पढ़ सकें, और नॉर्मली हम सब सब्जेक्ट को जो है एक एक कर अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि हम ज़्यादा एकदम से ना पढ़ दें, जिससे कि क्या होता है कि कभी कभी पढ़ाई में डिप्रेशन में भी हो सकती है। इस चक्कर में हम अपने नोट्स बनाकर उसे प्रिपेयर तरीके से पढ़ते हैं, और जब हमें एग्ज़ाम जब नज़दीक आते हैं तब हम उन्हें देखते हैं और अच्छी तरह से उसे और किस तरह से हम उसे सही तरह से कर सकते हैं, इस हिसाब से हम तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की। ठीक है, रुचि भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुचि, आप 11th की छात्रा हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करती हैं, आप ये बताएं हमें। सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी में हर विषय को अच्छे से पढ़ती हूँ। टीचर्स पढ़ाते हैं, उससे पहले हमें उस चीज़ को अच्छे से एक बार रीड कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर जो प्रश्न होते हैं, जो समस्याएं आती हैं, हम उससे रूबरू हो जाते हैं कि हमें ये समस्याएं समझ नहीं आ रही है, हमें इस बारे में समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम वो टीचर से पूछ सकते हैं, और जब हमने टीचर से पूछा और फिर वो कॉन्सेप्ट जब हमने पूरी तरह से क्लियर कर लिया, अच्छे से समझ लिया, फिर घर जाकर फिर हमें वापस से उसे रीड करना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। दूसरी बात
क्योंकि रीड करने से, पढ़ने से ही हमें सब कुछ याद हो जाता है आधे से ज़्यादा। और फिर हमें उसके नोट्स तैयार करने चाहिए। फिर नोट्स तैयार करने के बाद आपको अभी भी कोई चीज़ में दिक्कत हो रही है तो उसको एक अलग से नोट्स, उसके अलग से एक कॉपी में लिख लीजिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और फिर कल जाकर फिर से टीचर से उसके बारे में समझिए। और जब आपने सारे अच्छे से उसको रीड कर लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, तो फिर आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार आप टेस्ट दीजिए उसका, कि आज मैंने इस विषय के बारे में पढ़ा है तो मैं आज ही इसके बारे में टेस्ट लूँगा। फिर जल्दी से उसका एक टेस्ट लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ आपकी उसी वक्त क्लियर हो जाएगी, फिर बाद में आपको उसके बारे में कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात कही रुचि आपने कि नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी होता है और डाउट्स क्लियर करना भी बेहद ज़रूरी होता है, और जो तरीका आपने बताया है तैयारी का वो बेहद ही कारगर साबित होता है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, जिस तरीके से आप भी समझते होंगे। मैं लौटूंगा आपके पास, दोनों के पास। शिबू जी का रुख कर लेते हैं। शिबू जी, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस तरीके से देखते हैं? पिछले कुछ सालों से बंसल के यहाँ से विषय विशेषज्ञ हमारे स्कूलों में आते हैं। वो इन बच्चों को जो उनको नहीं पता, टेक्निकल नॉलेज नहीं है या टेक्निकल क्षेत्रों के बारे में जो नॉलेज नहीं है, वो उनको बता के देते हैं ताकि वो उन क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। आज के दौर में केवल प्लेन बीएससी या बीए बीकॉम करने से उतने फ़ायदे नहीं जितने कि टेक्निकल एजुकेशन में। तो बंसल समूह हमारे स्कूलों में आते हैं और उनके जो साथ में आए हुए विषय विशेषज्ञ हैं वो बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों से रूबरू होते हैं, अपने यहाँ तक कि वो अपने कॉलेजों में इन बच्चों को ले जाके भ्रमण कराते हैं ताकि उन्हें जिन चीज़ों का या जिन बातों का उन्हें नॉलेज नहीं है वो उन्हें हो सके। तो निश्चित रूप से बंसल का ये जो प्रयास है ये बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। बिल्कुल। धनराज, आप बताएं, आप भी बंसल समूह के बारे में जानते हैं। टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं? सर, बंसल न्यूज़ में हम अभी गए थे तो उसमें दिखाया गया कि टेक्निकल एजुकेशन के बारे में वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से उसके बारे में बताते हैं। प्लस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस कॉलेज में, तो उसमें जो जो चीज़ें वो सीखते हैं, जो टीचर्स उन्हें सिखाते हैं, वो अच्छी तरह से वहाँ के बच्चों को बताते हैं कि हमने ये चीज़ करी है। और बंसल कॉलेज जो है बंसल, वो अपनी नीतियों को कई ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टेक्निकल एजुकेशन को नहीं ले पाते, उनके बारे में जो नॉलेज नहीं होती है, तो बंसल जो कॉलेज है वो अपनी नीतियों द्वारा उन्हें टेक्निकल एजुकेशन से रूबरू कराता है और उन्हें अपने करियर की ओर आगे बढ़ाता है। ठीक है रुचि, आप अपना अनुभव बताइए, किस तरीके का अनुभव आपका है बंसल समूह के बारे में टेक्निकल एजुकेशन के जरिए? पहली बात, मुझे वहाँ की एजुकेशन बहुत पसंद है और टीचर्स का जो समझाना है बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, वो बहुत अच्छी तरह से वो मार्गदर्शन देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि IIT इन सब का एग्ज़ाम क्लियर करें और फिर आगे जाकर गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लें, बट ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन तो उसमें हो नहीं पाता है, तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। तो जो बंसल कॉलेज है वो हमें इस चीज़ को बता सकता है कि नहीं, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो आपकी लाइफ वहीं ख़त्म हो गई है, आप आगे भी कुछ कर सकते हो। आप बंसल एजुकेशन में जाओ, वहाँ भी फ्री स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं, आप निम्न जाति से हैं या अनुसूचित जाति से हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। वहाँ का कैंपस, वहाँ आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है शिबू जी, आपके पास आना चाहूँगा। बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कि मैंने बताया कि बंसल के कॉलेज से या टेक्निकल कॉलेज से हमारे यहाँ आते हैं जो विषय विशेषज्ञ हैं, वो बच्चों से रूबरू होकर वहाँ के बारे में बताते हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्र है केवल ये आसपास के स्कूल तक ही सीमित है। मैंने अभी वहाँ बात किया था, तो गाँव के जो हमारे बच्चे हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, वो बस पढ़ाई करते हैं और फिर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें इन टेक्निकल क्षेत्रों का कोई नॉलेज नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि बंसल कॉलेज या बंसल टेक्निकल कॉलेज से लोग वहाँ तक भी जाएं और वहाँ तक जाके हमारे ग्रामीण बच्चों से भी संपर्क करें और उन्हें बताएं कि इस प्रकार के एजुकेशन आपको प्राप्त हो सकता है, जो ना केवल आपको सर्विस के लिए, नौकरी ही एक उद्देश्य नहीं है। यदि आप टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं तो आप खुद के भी व्यवसाय या उद्योग चालू कर सकते हैं। ये काम बंसल ग्रुप्स के द्वारा किया जा सकता है। मैंने देखा है कि बंसल कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, तो इसी ऊंचाइयों को और आगे बढ़ाते हुए हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों को भी ऊंचा उठाने का काम वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है
धनराज, एक छात्र के जीवन में डेली स्कूल जाना और डेली पढ़ाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो डेली स्कूल जाने के लिए, डेली पढ़ाई करने के लिए स्वस्थ होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर स्कूल नहीं जा पाते हैं, अगर आप बीमार हैं तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी शिक्षा, पढ़ाई और स्वास्थ्य के बीच कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे सामंजस्य रखते हैं? देखिए क्या होता है, स्वास्थ्य का अपने पढ़ाई पर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो या फिर उसे स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस नहीं कर पाता है। कई चीज़ें होती हैं जैसे बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। तो पढ़ाई के लिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, अच्छे से स्कूल जा सकता है। तो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल रुचि, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आप भी कभी न कभी बीमार हुई होंगी, कभी स्कूल नहीं जा पाई होंगी या पढ़ नहीं पाई होंगी, तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं कोर्स में। किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करती हैं? जब बीमार होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें, और अगर हम कुछ पढ़ते भी हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं असर करती है। सबसे पहले अगर हम बीमार हैं और हमें थोड़ा सा भी रिलैक्स लगे कि अब तो हमें हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है, तो हम बुक्स लें, पढ़ें। और अगर आपको तो भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा पहले रिलैक्स करें, आराम करें, फिर आराम करके फिर उसको अच्छे से समझें और फिर पढ़ें। और कभी भी आपकी तबीयत खराब होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल जाएंगे तो ही पढ़ाई होगी। आपके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या, उनसे पूछ सकते हैं कि आज क्या पढ़ाया है आपने। और अगर आपने 3 दिन में, हमारे टीचर्स ने ये सिलेबस हमारा कंप्लीट करवा दिया और हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमने क्या किया, रीडिंग की उस चीज़ की, उसको समझा, और जो समझ नहीं आया उसको वहीं के वहीं नोट कर लिया। और जब भी हम ठीक हो जाएं तो हम स्कूल जाकर उस चीज़ को पूछ सकते हैं कि ये मैम ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो टीचर्स आपको उससे बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही रुचि आपने। रुचि, आम दिनों की बात तो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे खासा ध्यान रखना होता है अपनी हेल्थ का। उस समय घर वाले भी आपको कहते होंगे कि ये ना खाइए, ये खाइए, ताकि आप तंदुरुस्त रहें एग्ज़ाम के टाइम। पहली बात, हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं पढ़ाई के वक्त, और सबसे बड़ी बीमारी तो यही है डिप्रेशन, कि हम कभी भी जब पढ़ने बैठते हैं, अरे क्या याद करें, क्या आने वाला है, कुछ नहीं। सबसे पहले हमने हर चीज़ को समझा है, ये बात हो गई। फिर आप उसको देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, आराम से उन्हें सॉल्व कीजिए। और स्वास्थ्य की बात है तो कभी भी रेगुलर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि हमें मिनिमम 4 घंटे बैठे हैं तो पढ़ ही रहे हैं। उसके बीच में 1 घंटे, जैसे हमने 1 घंटे में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बारे में पढ़ा, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, 10 मिनट तक आराम कीजिए, किसी से बातें कीजिए या कुछ भी कीजिए, बट पढ़ाई पर अभी ध्यान मत दीजिए। अभी हमने 10 मिनट रिलैक्स कर लिया ना, तो फिर जब आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा फिर आप पढ़ने बैठिए। ऐसा आप रेगुलर करेंगे ना तो आपका डिप्रेशन भी नहीं होगी और ना ही आपको उस चीज़ का तनाव रहेगा कि हमने ये पढ़ा है। और अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे, 6 घंटे 7 घंटे लगातार पढ़ते रहे, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो हमें बीच बीच में रिलैक्स भी करना चाहिए। बिल्कुल धनराज, कहीं ना कहीं एक छात्र पर, एक छात्रा पर एक प्रेशर भी होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, खुद को पर भी प्रेशर होता है कि हमें एग्ज़ाम में अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो एक छात्र उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करता है, ये बताएं आप हमें। सर क्या होता है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो कई चीज़ें सोचते हैं अपने मन पे कि मैं क्लास में ऐसा पढ़ूंगा, इतने परसेंट लेकर आऊँगा, अच्छे परसेंट लेकर आऊँगा तो मुझे ये जॉब मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि बच्चे के साथ साथ उसके फैमिली वालों को भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे पे किसी प्रकार का डिप्रेशन ना दें। क्या होता है, जब बच्चा डिप्रेशन में होता है तो वो पढ़ाई नहीं करता है, वो उस चीज़ उसमें दिमाग में रहती है कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इससे क्या है, बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ता है। फैमिली को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को किस तरह सपोर्ट करना है, और बच्चे के लिए ये सोचना चाहिए कि हमें, एक स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि वो अपने जो लक्ष्य है, जो उसका जो करियर है, वो किस तरह से वो अचीव कर सकता है। ठीक है धनराज। रुचि, आपसे जानना चाहेंगे, धनराज तो एक लड़के हैं, आप एक लड़की हैं, कहीं ना कहीं घर के काम भी कभी कभी मम्मी या पापा कह देते होंगे आपसे करने के लिए, और उस समय आप घर के काम भी थोड़े से कर देना, पढ़ाई भी कर देना, कैसे मैनेज करती है एक छात्रा अपने जीवन में? पहली बात, मैनेज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि जो लड़की काम करती है घर का वो पढ़ाई नहीं कर सकती। किसने कहा आप बर्तन मांज रहे हैं, चलिए हम बर्तन मांज रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, सामने आप बुक्स लेकर बैठ जाइए, एक तरफ से आप पढ़ भी रहे हैं उसी में से। और आज तो हम लोग कोरोना वायरस के कारण
आजकल हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। तो हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते हमने मोबाइल सामने रख लिया, वीडियोस देखने लगे, सुनने लगे, तो सुनने से तो ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाती हैं, तो वो चीज़ हमें वहीं की वहीं याद हो गई। और जो लड़की घर का काम करती है वो पढ़ नहीं सकती, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं काम करते करते भी अपनी पढ़ाई मैनेज कर लेती हूँ। और काम वैसे भी ज़्यादा लंबा नहीं होता है किसी घर का। अगर हम करना चाहें तो मैनेजमेंट के हिसाब से 1 घंटा हमने ये काम कर लिया, फिर 10 मिनट उसी बीच में निकाल कर फिर पढ़ाई शुरू कर दी। तो ऐसे 10-10 मिनट में हम उस एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। बिल्कुल उचित ठीक बात कही आपने कि अगर हम करना चाहें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। शिबू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप छात्रों की करियर काउंसलिंग के लिए क्या करते हैं और आपका स्कूल क्या करता है? करियर काउंसलिंग के लिए हमारे यहाँ शुरुआत छोटी क्लास से ही हो जाती है। बच्चों के लिए हमारे यहाँ काउंसलिंग टीम बनी हुई है, जिसपे कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। वो उन बच्चों से रेगुलर बातें करती है, उनसे पूछताछ करती है, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानती है और उनको करियर में को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। 10th के सभी बच्चों को मोबाइल ऐप के द्वारा, शिक्षा मित्र के द्वारा उनको कैरियर का चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। कुछ प्रश्न होते हैं उसमें, उन प्रश्नों को वो हल करते हैं और उसके आधार पर उनको अंक प्राप्त होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि उनको किस विषय में ज़्यादा रुचि है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं लगता हमको लेना क्या है। मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है इसलिए मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है इसलिए मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, लेकिन उसकी रुचि वहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो ऐप है हमारे शिक्षा मित्र में कैरियर काउंसलिंग की, उसके द्वारा भी हम बच्चों को उनको क्या आवश्यक है या उनकी इच्छा क्या है या उनको किस विषय में ज़्यादा रुचि है, इस चीज़ को परखते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कैंप लगाकर काउंसलिंग की टीम आती है, वो लोग भी बच्चों से रूबरू होते हैं, एक एक बच्चों से वो पूछते हैं, जानकारी लेते हैं और उनको आगे की दिशा उनके लिए बता देते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर इस क्षेत्र में काफ़ी आगे कार्य कर रहे हैं। वे अभी दक्षिण कोरिया भी होके आए थे, वहाँ से आने के बाद वहाँ की भी कई चीज़ों को उन्होंने हमारे स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है। बच्चों को हम लगातार उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे स्मार्ट क्लास है, जिसमें हमारे 6 से लेके बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया था, अटल टिंकलिंग लैब है, बहुत सारे कार्य वहाँ पर इन बच्चों के द्वारा कराए जाते हैं। और भी हमारे यहाँ कई तरीके की स्वतंत्रता इन बच्चों को दे रखे हैं कि वो खुद प्रयोग करें। इंस्पायर अवार्ड योजना हमारे यहाँ है, जिसमें हर बच्चों को शासन से पैसे मिलते हैं, वो उस पैसे का उपयोग कुछ नए निर्माण में करते हैं और साइंस की प्रदर्शनी में उसको रखा जाता है। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे प्राइजेस लेके हमारे बच्चे आए हैं। तो बच्चों को जब हम काउंसलिंग करते हैं, उनको बता के देते हैं, दिशा का निर्धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको उसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा बाहर से भी हमारे यहाँ विशेषज्ञ लोग आते हैं, जो बच्चों से बातें करते हैं और उनको कैरियर के बारे में बता के देते हैं। हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, जैसे आपने अभी रुचि को देखा, रुचि पिछले वर्ष 10th में इसके सामाजिक अध्ययन और गणित में 100 में से 100 मार्क थे। तो ऐसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आज काफ़ी ऊंचाइयों पे, हमारे मेरिट में सिलेक्शन हुई लड़कियां हैं जिनका मेरिट में सिलेक्शन हुआ है। तो इन सब का जो है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ के शिक्षक और हमारे आने वाले जो हमारे गेस्ट हैं, जो इन बच्चों को बता के देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको इसका श्रेय जाता है। ठीक है धनंजय। शिबू जी, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है लक्ष्य, तो लक्ष्य की बात हो जाए। किसी के छात्र के जीवन में लक्ष्य का होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं होता है तो वो भटकता है। किस तरीके से आप देखते हैं लक्ष्य के महत्व को एक छात्र के जीवन में? लक्ष्य का तो विशेष महत्व है, बिना लक्ष्य के कुछ भी संभव नहीं है, हम सभी जानते हैं। लक्ष्य का निर्धारण बच्चा अपने आप कई बार नहीं कर पाता, चुनाव नहीं कर पाता कि उसको जीवन में क्या करना है। वो सोचता है कि मैं पढ़कर नौकरी करूंगा या और कोई कार्य करूंगा। कई बार हम बच्चों से पूछते आगे क्या करना चाहते हैं, तो उनका सीधा सा जवाब होता है हमने अभी सोचा नहीं है। और ये सोचा नहीं जो है उनको कहीं भी आगे बढ़ाने में मदद नहीं करता। तो हम सबसे पहले उन बच्चों को बता के देते हैं, आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य होना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति आप कैसे करेंगे। जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित ना हो तब तक आप उसको वहां तक पहुंच नहीं बना सकते। जिस प्रकार से अर्जुन ने बिल्कुल लक्ष्य देखकर बाण चलाया था, उसी प्रकार से हम अपने बच्चों को बता देते हैं, एक अपनी नज़र पूर्णतः अपने लक्ष्य पर रखो ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। बिना लक्ष्य के कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल 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 शिबू जी, सही बात कही आपने कि अर्जुन की तरह लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। धनराज, आपका क्या लक्ष्य है? आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से उस पर आप प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से उसकी पढ़ाई करेंगे, ये बताएं हमें आप। सर क्या होता है, जो
जो बच्चे होते हैं तो जब वो छोटे क्लास में होते हैं तब उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो जब बड़े क्लास में जाते हैं, 10th 11th करते हैं, जब 12th में आते हैं तो कई चीज़ें ऐसी उनके सामने आती हैं कि वो उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो अपने करियर को किस तरह निर्धारित करें, अपने लक्ष्य को किस तरह निर्धारित करें, वो किस फील्ड में जाएँ, कहाँ नौकरी करें। ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में आती हैं। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को अपने परिवार से भी ये सलाह लेनी चाहिए कि हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं हमें उससे क्या क्या करना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने स्कूल में अपने टीचर्स से भी सलाह मशवरा करना चाहिए कि सर जो सब्जेक्ट हमने अपना लिया है उस सब्जेक्ट के थ्रू हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि बच्चे का लक्ष्य एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हर बच्चे को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। किस तरह पहुंचना है उसके लिए हमें अपने फैमिली से और अपने टीचर से गाइडेंस मांगना चाहिए। बिल्कुल रुचि, अभी हमें जितने भी छात्र देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि जैसा कि सर ने बताया कि आपके एक विषय में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, नंबर आए हैं, उस विषय की तैयारी आपने कैसे की, ये ज़रूर बताएं हमें आप। मेरे सामाजिक विज्ञान और गणित में 100 में से 100 मार्क्स आए थे। मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि किसी भी चीज़ को रीड करना ज़रूरी होता है। सोशल साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो वो समझ आ जाती है। मैंने सबसे पहले हमारी जो टीचर्स हैं, प्रीति जैन मैम सोशल साइंस में, उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उन्होंने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को समझाया। सब लोग बोलते हैं सोशल साइंस है, क्या करना है, पर बस ऐसे ही एक बार पढ़ लो, आधे घंटे पहले हो जाएगी पढ़ाई, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसको अगर आप अच्छे से समझेंगे और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो आपको उसके बारे में समझ आएगा कि चीज़ क्या है। और हमारी मैम ने उसके बारे में रेगुलर उसको पढ़ाया। मैंने घर जाकर फिर उसको चैप्टर को अच्छे से समझा, समझने के बाद फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स एक बार हर दिन जाती घर पर, और सुबह उठकर हमने चैप्टर्स समझ लिए, पढ़ लिए, टीचर ने समझा दिया है, उसका हर दिन टेस्ट लेना। और कोई भी बच्चा, पहली बात, हम जब भी तैयारी करें ना पेपर की, तो एक दिन भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए कि आज तो भैया बहुत पढ़ाई हो गई, आज तो हम नहीं करेंगे पढ़ाई, बल्कि रेगुलर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम रेगुलर रिवीजन करेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे तो ही हम पढ़ सकते हैं। चाहे रुचि एक गणित के विषय को लोग काफ़ी टफ मानते हैं, छात्र होते हैं गणित को काफ़ी टफ मानते हैं, उसकी तैयारी कैसे की आपने, संक्षिप्त में बताइए हमको। गणित की तैयारी मैंने पहले तो मैंने हर चैप्टर में जो क्वेश्चंस थे उनको बहुत रिवाइज किया, उनको कॉन्सेप्ट को हल किया। रोज एक चैप्टर लेती और उसमें से 10 क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व करती, और अगर नहीं आता तो मैं सर से पूछती कि सर इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है मुझे, ये सर क्वेश्चन कैसे करना है। रेगुलर करती, एक भी दिन उससे छोड़ती नहीं, इसलिए। ठीक है। शिबू चेरियन जी, आखिर में मैं आपसे चाहूँगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, उन बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, हमें अब सब कुछ छोड़ के पूरी तरीके से हमारी पढ़ाई में जुट जानी है। और जैसा कि लक्ष्य का निर्धारण, सबसे पहले हम एक लक्ष्य बना लें। हमारे स्कूलों में लक्ष्य पंजी होती है जिसमें हम बच्चों से लिखवाते हैं वो इस वर्ष के वार्षिक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करेंगे, उनसे लिखवाया जाता है और उनसे साइन करवाते हैं। तो वो उनका एक लक्ष्य है, हम बोलते हैं आप इस लक्ष्य के पीछे भागिए, और जब तक इसे प्राप्त ना कर ले तब तक आपको चुप नहीं बैठना है। मैं बच्चों, एग्ज़ाम के इस दौर में आपको अन्य सभी कार्यों को छोड़कर केवल पढ़ाई करना है। इस क्षेत्र में हमारे अन्य लोग जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी भी मदद आप ले सकते हैं, जो हमारे अन्य टीचर हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। बच्चों, अब का जो समय है वो केवल और केवल पढ़ाई का है। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है। शिबू जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। धनराज, आपका भी बहुत शुक्रिया, और रुचि आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ, और दीजिए इजाज़त, नमस्कार।